हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रधान शिक्षक की मेन रूप से आपकी प्रधान शिक्षक की चल रही है। आप प्रधानाध्यापक की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक में भी इसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे डीएलएड का टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट नंबर होगा 35। ठीक है, 35 नंबर टेस्ट है और 75 महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो चलिए हम लोग आज की ये शुरुआत करते हैं। इसके अलावा देखिए, आपको समान अध्ययन के भी बहुत सारे टेस्ट हो चुकी है। जो लोग नहीं देखे हैं, डीएलएड का भी टेस्ट बहुत सारा हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे क्रम से, आप उसको देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अभी ऑफर में चल रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सारे सवाल को आपको बिल्कुल दोस्तों रट लेना है, एकदम से याद कर लेना है, क्योंकि सारे सवाल आपके सिलेबस के अनुसार ही लिए गए हैं। और डेली जो टेस्ट होती है वो रात में 9 बजे से होती है। पीछे वाला क्लास का आप जरूर रिवीजन करते चलिए। आज हम लोग डीएलएड देखेंगे और ये पार्ट नंबर आपका दूसरा होगा। डीएलएड पार्ट 1 में हम लोग समान अध्ययन देखते हैं और आज पार्ट नंबर दूसरा है। ये नंबर आपको दिया गया है, जहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके सारे मटेरियल आप ले सकते हैं। थोड़ा सा वहां पर आपको चार्ज लगेगा और ये अभी ऑफर चल रहा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम लोग शुरू करते हैं। आज देखिए, थोड़ा सा हम लोग छोटा क्लास होगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा। लगभग दोस्तों हम लोग यहाँ पर 35 से 40 सवाल अभी हम देखेंगे। ऐसे इस टेस्ट में आपको 75 प्रश्न है। इसका आधा भाग हम लोग कल देखेंगे। थोड़ा सा कहीं हमको निकलना है, इसकी वजह से इसलिए मैं सोचूं तो 35 से 40 सवाल आप लोग को आज करवा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है गतिविधि द्वारा शिक्षण, संगीत के माध्यम से शिक्षण, सुनने, ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, रटकर सीखना। 76 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने बेसिक शिक्षा पर जोर दिए थे, हाँ ना, बेसिक शिक्षा पर जोर दिए थे और गतिविधि पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, गतिविधि के द्वारा कार्य का इस्तेमाल करने पे जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आप बताइएगा? संगीत के माध्यम से जोर नहीं दिया गया था। सुनने, ध्यान, ये भी गलत है आपका। रटकर भी ध्यान मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गतिविधि द्वारा शिक्षण पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। और महात्मा गांधी से भी आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में भी दिया गया है। महात्मा गांधी है, बीजू भाई बधेका है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, और इन सभी के बारे में हम डिटेल में भी आप लोग को करवा चुके हैं। डीएलएड का आपका यूनिट वाइज भी पढ़वा चुके हैं, है ना। यूनिट 1 से लेकर के आपका यूनिट 8 तक आपको पूरा हो गया है। वो भी आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ भी आपको यूनिट वाइज भी करवाया गया है। और वहाँ नहीं मिलता है तो आपको ग्रुप में आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में शिक्षा में मूलभूत सुधार लाने हेतु कौन सी संस्थाएं परिषद कार्यरत है? दोस्तों बताइए, शिक्षा में मूलभूत सुधार लाने के लिए कौन सी संस्थाएं या परिषद कार्यरत है बिहार में? तो बहुत सारी ऐसी हैं। ऑप्शन है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, और ऑप्शन नंबर बी है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, सी है बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड, या फिर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड। देखिए, बिहार में या फिर कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर बहुत सारी इस प्रकार की संस्थाएं चलती है जो शिक्षा में सुधार लाया जा सके उससे, है ना। कोई भी स्टेट हो वहाँ पर इस प्रकार के संस्थाएं का चलाया जाता है ताकि वहाँ पर शिक्षा सुधार की जा सके। तो बिहार में भी बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 1 से अधिक हो जाएगा। ये भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी डी सभी सारे सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में ना थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में कोई एक शिक्षा को सुधार तो कर नहीं सकता है ना। तो शिक्षा को सुधार करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए
यह महत्वपूर्ण है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को हम कैसे रोकेंगे कक्षा में दोस्तों, है ना। कक्षा में हम जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो ऑप्शन कह रहा है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, या फिर जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए। नहीं, बचिएगा तो फिर गलत है बात है ना। अगला प्रश्न एक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे। जी हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है। अगला है कि रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए, तो पक्षपात भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका प्रतिबंधित किया जाए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए वर्ड को पकड़िए दोस्तों और वर्ड को काटते जाइए, है ना। वर्ड को पकड़िए और ऑप्शन को काटते जाइए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 79 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न जातीय समूहों के छात्रों वाली एक कक्षा में यह महत्वपूर्ण है। बताइए जातीय समूह के छात्रों वाली कक्षा में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ऑप्शन है कि छात्रों को एक ही जातीय पहचान के समूहों में विभाजित करें। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा आप हम नहीं करेंगे, है ना। एक ही जातीय पहचान में समूह में विभाजित हमको नहीं करना है। अगला है कि उन चर्चाओं की सुविधाजनक बनाना जो विविधता के लिए स्वीकृति और सम्मान को जन्म देती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रमुख संस्कृति के आधार पर एक मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग करके पढ़ाना, या फिर छात्रों के बीच व्यक्ति व मतभेदों पर ध्यान देने से बचे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि विभिन्न जातीय समूह के छात्रों वाली कक्षा में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना जो विविधता के लिए स्वीकृति और सम्मान को जन्म देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 80 नंबर की एक अध्यापिका। देखिए उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो प्रधान शिक्षक है ना, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक है ना, प्रधानाध्यापक की जो एग्जाम है वो दोस्तों आपकी जो एग्जाम है ना वो 28 और 29 तारीख को प्रधानाध्यापक की और 28 तारीख को प्रधान शिक्षक की एग्जाम का डेट संभावित तिथि दिया गया है। उस पर एक छोटा सा वीडियो भी हम बनाए थे, आप नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा, है ना। वो आपका संभावित तिथि है, अभी वो कंफर्म नहीं है। तो देखिए क्या होता है, 28 तारीख और 29 तारीख को एग्जाम होता है या नहीं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा और लेटेस्ट तो मैं आप लोग को बताते रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो आप लोग को देते रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रधान शिक्षक की जो अपडेट आई थी कि 29 तारीख को एग्जाम होगी और प्रधानाध्यापक की जो 28 जून को एग्जाम होगी, ठीक है। तब देखते हैं इस तारीख को होती कि नहीं। आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। अभी थोड़ा सा छुट्टी भी चल रही है ना, तो आराम से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं 80 नंबर प्रश्न है कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। बताइए दोस्तों एक अध्यापिका को कैसे करना चाहिए, अधिगम क्रियाकलाप बनाना और संपादित कैसे करेगी एक अध्यापिका। तो ऑप्शन है कि जिनकी प्रवृत्ति अति महत्वपूर्ण हो, या फिर जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, या फिर जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्यदेशीय हो, या फिर जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। देखिए जैसे ही सिर्फ वाला ऑप्शन आएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है ये भी गलत है। जिनकी प्रवृत्ति अति महत्वपूर्ण हो तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जिनकी देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए जो विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप हो, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो, है ना। विद्यार्थी की रुचि के हमको लेकर के चलना है कि बच्चे की रुचि क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 81 नंबर। 81 प्रश्न कह रहा है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण क्या है। बताइए जो पिछड़े वर्ग से आते हैं बच्चे, है ना, तो उसको सफल समावेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्हें केवल अलग शंका में पढ़ाया जाए तो केवल अलग पर शंका में पढ़ाने से काम हो जाएगा, नहीं। अगला है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। जी हाँ, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उन विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति संदर्भ को अनदेखा किया जाए तो गलत हो जाएगा। उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन देना, ट्यूशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चारों पढ़िएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपका देखिएगा कि ऑप्शन छाटिए, ठीक है। ऑप्शन छाटने के बाद आपका निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। तो बच्चे के अधिगम में, अधिगम मतलब सीखना, है ना, तो सीखने में कौन सा चीज अवरोधक होता है, मतलब कि रुकावट करता है। तो ऑप्शन है कि त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है,
या फिर बी नंबर है कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक जल्लाजनक कार्य है, या फिर त्रुटियां अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है, या फिर अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। 82 का क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। देखिए 82 का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, और ये वाला आपका अधिगम में अवरोधक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 83 नंबर। 83 कह रहा है दोस्तों कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या होता है। अब देखिए शिक्षिका को तो आता जाता कुछ है नहीं, है ना। वो क्या करती है कि उसको जो हल्का हल्का लगता है उस चैप्टर से वो पूछ लेती है, उसका लगता है चैप्टर खत्म हो गया। तो चैप्टर ऐसे खत्म थोड़ी होता है, चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाइए, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, कार्य के पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के चक्कर में एक शिक्षिका क्या करती है, हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा यह कार्य क्या है। ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। बिल्कुल गलत बात है, न्यायोचित कैसे होगा, न्याय थोड़ी हो रहा है, अन्याय हो रहा है यहाँ पे। अगला कह रहा है कि यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। बिल्कुल गलत बात है, इससे श्रेष्ठ कौशल कैसे पहचान होगा, है ना। हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो श्रेष्ठ कौशल पहचान होगा, कभी नहीं। अगला है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कर रही है। बिल्कुल सही है ना। बच्चों को जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84 नंबर। 84 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है। तो अध्यापक शिक्षा संस्था में प्रवेश करने के लिए दोस्तों उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षा किसका उदाहरण है ना। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा तो होते रहता है, अब बताइए इसमें क्या होगा। ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, नियोजन परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो इसको कहा जाता है दोस्तों आपको अभिक्षमता परीक्षण इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 नंबर की शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है ना। तो बच्चों को गृह कार्य देना, बच्चों को छात्रों को दंडित करना, सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान। देखिए गृह कार्य तो बच्चों को देना चाहिए, तो ये सबसे कम कारक नहीं होगा, सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। अगला है सुगमकर्ता रूप से शिक्षण, ये भी ठीक है। प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान, ये भी ठीक है। लेकिन जो दंड वाली जो बात आ रही है, बच्चों को दंड देना ही नहीं है ना, इस पे हमको ध्यान केंद्रित नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, दंड नहीं देना है बच्चों को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 86 नंबर। लेकिन आजकल के बच्चे भी जो है ना बिना दंड के सुनते नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, उसको समझा करके ही काम चलाना पड़ेगा, पीटना उठना नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म जागरूकता है। बताइए दोस्तों, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म जागरूकता है। तो तीव्र आत्म जागरूकता दोस्तों वो कौन सी अवस्था में होती है। तो काफी अच्छा प्रश्न है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वो कौन सी अवस्था है जिसमें तीव्र आत्म जागरूकता होती है, और वो अवस्था होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है दोस्तों, तो किशोरावस्था की उम्र होता है आपका 12 से लेकर के 18 साल तक। ठीक है, 12 से लेकर के 18 साल तक। अगला प्रश्न है 87 नंबर की, कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। तो अभ्यास करने के लिए वो कौन सी विधि हम लोग उपयोग कर सकते हैं, आगमनात्मक, निगमनात्मक, या फिर ड्रिल विधि, या विचार विमर्श विधि। अब देखिए क्या करना है, अभ्यास करना है ना। तो कौन सा विधि हम अपनाएंगे, तो अभ्यास के लिए सबसे अच्छा विधि होता है विचार विमर्श विधि। ठीक है, याद रखिएगा विचार विमर्श विधि, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 88 नंबर। आज हम लोग ज़्यादा सवाल नहीं देखेंगे, 35 से 40 सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आज थोड़ा सा
छोटा क्लास होगा आपका, ठीक है। अगला फिर इसका जो बचा हुआ जो प्रश्न है उसको हम लोग कल देख लेंगे। प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है ना। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो बिल्कुल ठीक है। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, या फिर अपने सामाजिक मापदंड बनाना, या समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो सामाजिकरण से तात्पर्य ये है दोस्तों कि सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, तो सामाजिकरण से है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन लाना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है। बताइए किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित होता है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, संवेगात्मक ज्ञान क्षेत्र, है ना। तो दृष्टिकोण, मूल्य और हितों का प्रतिबिंबित किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका दोस्तों भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा, ठीक है। याद रखना है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90 नंबर कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है बताइएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है दोस्तों ये 1987 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था, और एक योजना थी जिसे राजीव गांधी के शासन के दौरान 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौरान ये उत्पादित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद जो होता है वो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो प्रथम पद होता है योजना बनाना, है ना। प्रथम पहला कदम ये होना चाहिए कि योजना बनाना चाहिए। अगला है कि निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। तो अनुमानी और ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण जो होता है किस पर आधारित होता है, कंठस्थ करना, गृह कार्य करना, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित करना, या कक्षा में प्रश्नों को अतिशीघ्र हल करना। 92 का क्या होगा। 92 का जो हो जाएगा कि जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, जिज्ञासु होने की भावना, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93 नंबर। 93 कह रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। संरचनावादी कक्षा में क्या भूमिका होती है, तो संरचनावादी कक्षा में ऑप्शन है कि शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। गलत बात है, निष्क्रिय कैसे रहेंगे, है ना। छात्र क्रियाशील है, अध्यापक निष्क्रिय, ये भी गलत है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ठीक है। अध्यापक क्रियाशील, छात्र निष्क्रिय गलत है। तो सी नंबर हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, काफ़ी आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर। 94 एक निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति का एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। बताइए संरचनावादी कक्षा के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है ना। शास्त्रीय पद्धति की एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। 94 का हो जाएगा आपका वेधन और दोहराव। देखिए वेधन और दोहराव जो है ये शिक्षा शास्त्रीय पद्धति का एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त इसको नहीं माना जाता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 95 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। बताइए प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता जो है कौन सी नहीं होगी, तो बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता ये तो है, लचीला और गठन ये भी है, गतिशील व्यापक ये भी है, दंड और पुरस्कार।
देखिए पुरस्कार थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दंड दिया है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं मानी जाती है, दंड और पुरस्कार को। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। बताइए बालक का जो विकास है वो किन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, गामक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, संवेदनात्मक होगा या सामाजिक होगा। 96 का क्या होगा दोस्तों। देखिए शारीरिक तो आपका सही है, और संज्ञानात्मक ठीक है, गामक ठीक है और सामाजिक ठीक है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शारीरिक और संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97 नंबर की कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है ना। दिशात्मक मतलब सिर से पैर की ओर है, तो वो कौन सा सिद्धांत बताता है कि जो विकास हो रहा है वो सिर से पैर की ओर है। दोस्तों क्या होगा आपका 97 का, तो ये हो जाएगा सिर से पैर की ओर। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को कहा जाता है, सिर से पैर है तो इसको कहेंगे शीर्षगामी, है ना। सिर से पैर की ओर है तो सिंपल सी बात है शीर्षगामी कहेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि डायट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए ये मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, जब यूनिट 1 करवाए थे, है ना। यूनिट 1 में ही ये सब चीज़ पढ़ना था आपका, डायट के बारे में, आपका पीटीसी के बारे में, सभी चीज़ उसमें पढ़ाए थे आपको, है ना। एनसीईआरटी के बारे में, सीबीएसई के बारे में, तो उस समय बताया गया था। डाइट के बारे में भी सारे डिटेल से बताया गया था दोस्तों, पूरा सब्जेक्टिव करवाया गया था और इसका नोट्स भी सब्जेक्टिव दिया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो पूरा 1 से लेकर के 8 यूनिट तक आपको मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, हाँ। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1998 में हुई थी, है ना। याद रखिएगा 1998 में हुई थी डाइट की स्थापना। और डाइट के बारे में और भी जितना इसका कार्य है ना, वो सारे चीज़ आप लोग को बताया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 99 नंबर 99 कह रहा है दोस्तों, आपको देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान विषय की शिक्षा की उपदेयता के संदर्भ में किस तथ्य पर जोर दिया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विज्ञान विषय की शिक्षा की उपदेयता पर किस पर जोर दिया गया है। आंसर क्या होगा 99 का, तो सृजन एवं अन्वेषण पक्ष पर, या वस्तुनिष्ठ एवं विश्लेषण पक्ष, या समस्या समाधान वाली योग्यता, या सुनकर सीखने की योग्यता। क्या होगा 99 का दोस्तों। देखिए 99 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 1 से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए आपका जो ए भी ठीक हो जाएगा, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक अध्यापक, है ना, 1ली से 8वीं तक। ठीक है, प्रारंभिक अध्यापक की बात कर रहा है, 1ली से लेकर के 8वीं कक्षा तक शिक्षा पाठ्यचर्या का नवीनतम वर्ष 2003 में किस संस्था द्वारा किया गया है। एनसीटीई, एनसीईआरटी, सीबीएसई या फिर एससीईआरटी। क्या होगा 100 का आंसर क्या होगा, है ना। तो वर्ष 2003 में किस संस्था द्वारा किया गया था, तो वो हो जाएगा एनसीटीई के द्वारा। ठीक है, एनसीटीई के द्वारा। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को मालूम है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा एनसीटीई। एनसीटीई मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, है ना। हिंदी में होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसको इंग्लिश में होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। ठीक है, याद रखना है। और एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी, है ना। ये अगर पूछे कि एनसीटीई की स्थापना भाई साहब कब हुई है, तो आप याद रखिएगा 1973 में, है ना। 1973 में स्थापना हुई थी एनसीटीई को। चलिए, स्थापना हुई थी 1973 में, इसको मान्यता दिया गया था आपको 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 101 नंबर की स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां क्या होता है। जी हाँ, स्कूल तो एक समाजीकरण की संस्था है ही। यहाँ पर बच्चे का सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 101 का।
101 का आंसर हो जाएगा आपका कि प्रमुख स्थान स्कूलों के शिक्षक का होता है, स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियां का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। जी हाँ, बच्चे का ही यहाँ पर प्रमुख स्थान होता है, इसीलिए आपका 101 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका 102 नंबर। 102 कह रहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है, क्यों? बताइएगा। शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन क्यों है? तो यह भविष्य के लिए पूर्ण जीविका की तैयारी होती है, यह व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करती है, यह अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों को दूर करती है, या व्यक्ति का आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। क्या होगा दोस्तों 102 का? 102 का आपका होगा कि यह व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करती है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 103 नंबर की अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ ना, एक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाने सकने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या होना चाहिए? तो संपूर्ण कक्षा के लिए दृढ़ लक्ष्य और मील के पत्थर निर्धारित करना, नहीं इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक उपहृत विद्यार्थियों को पुरस्कृत और प्रशंसा करना, ये भी गलत है। बच्चों को अपने स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने और उनके प्राप्ति के लिए कार्य में सहायता करना, या विद्यार्थियों में अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ये भी गलत है। तो अंक के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाना है। सी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 104 नंबर। 104 नंबर सवाल है कि एक समावेशी कक्षा वह है। समावेशी कक्षा के बारे में तो मैंने कई बार बता चुका हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है, या फिर बी नंबर है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैधिकपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, या सी कह रहा है तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, या डी है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदन पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो केवल वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका 104 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी नंबर। और आप लोग भी अपना जवाब देते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, खटाखट 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 आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा, है ना। चलिए तब ना रिजल्ट आएगा झटाझट झटाझट झटाझट। अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है ना। तो सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता कौन सी नहीं है बताइएगा। सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता कौन सी नहीं है? उच्च क्रम समस्या समाधान, अभिसारी सोच, नवाचारी सोच, जिज्ञासा की प्रबल भावना। 105 का क्या होगा? कौन सी नहीं है ये पूछ रहा था, है ना। विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है सृजनात्मक विद्यार्थी की, तो आंसर हो जाएगा अभिसारी सोच। अभिसारी सोच वाला जो होगा ये वाला आपका गलत है, गलत हमसे पूछ रहा था। जो सृजनात्मक बच्चा होता है ये उच्च क्रम की समस्या समाधान वाला बच्चा होता है, नवाचारी प्रयोग करने वाला होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ये सारे सही है, बी नंबर आपका गलत है। ठीक है, खटाखट खटाखट आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा, तो खटाखट मारते चलिए। अगला प्रश्न है, हम भी चलते हैं खटाखट की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है बताइए। कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली क्या हो सकता है? तो अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना ही, ऐसा काम नहीं करना है। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना है। जी हाँ। अगला है कि छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना है, ठीक नहीं है। अनुशासनीय छात्रों विशेष, ये भी गलत है। बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा। हमको जो है शिक्षा को रोचक बनाना है, तभी दोस्तों ये सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 107 नंबर। 107 नंबर कह रहा है कि RTE, है ना, RTE एक्ट 2009 बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देश में कब लागू हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। RTE एक्ट 2009
बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये सवाल तो एकदम 100% है कि एग्जाम में पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग को याद भी होगा, तो खटाखट आप लोग अपना जवाब दे चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर, है ना, बी नंबर दे चुके हैं। अगला चलते हैं हम फटाफट। प्रश्न है 108 नंबर कि शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी माना जाएगा, है ना। तो शिक्षक के द्वारा दंड का प्रयोग किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी माना जाएगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कि यह उत्तम छात्र अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक हो, यह प्रेरणात्मक युक्तियों के रूप में अत्यधिक प्रभावी हो, या फिर इसका अधिकतम प्रयोग करके छात्र को पढ़ाने में कम तथा दंड के प्रति तीव्र चिंता युक्त बना दिया गया हो, या फिर यह छात्रों में शिक्षा प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य वांछनीय आवृत्तियों के विकास में सहायक हो, है ना। कब इसका प्रयोग करना चाहिए भाई, है ना? दुखहरनी मैया का प्रयोग कब करिएगा? डंडे का प्रयोग कब करिएगा दोस्तों? आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 108 का डी नंबर। ठीक है, यह छात्रों के शिक्षा प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य वांछनीय आवृत्तियों के विकास में सहायक हो। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 नंबर। तो आज हम देखेंगे 110 तक, और जो बचा हुआ सवाल होगा 40 प्रश्न, उसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या होगा 109 का? कह रहा है कि एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो कक्षाध्यापक के रूप में आप क्या करिएगा, है ना। इस प्रकार के बच्चे होते हैं, लेकिन आजकल के तो बहुत सारे होते हैं, आप जानते ही हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जो बताइएगा? खटाखट इसका आंसर जवाब दीजिए। 109 का आंसर होगा उसे डांट फटकार कर कक्षा सुधारने का प्रयास करेंगे, या फिर उसे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे, या उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आंसर है कि कारण का पता लगाना कि आखिर बच्चा क्यों फेल हो रहा है और उस कारण को दूर करें। और अगला प्रश्न है 110 नंबर कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों की अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि के बारे में, भाषाई बुद्धि, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या अंतःवैयक्तिक बुद्धि। 110 का हो जाएगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि दोस्तों। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि यहाँ पर फील हो जाएगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, है ना। लगभग हम लोग 76 से देख रहे थे, तो कितना टोटल प्रश्न हो गया? 35 प्रश्न हम लोग अभी देखे हैं, और 40 प्रश्न इसका हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, है ना। तो आज ये छोटा सा ये क्लास था, इतना से ही आप लोग आज थोड़ा सा संतुष्ट कीजिए। अगले क्लास में हम इसको देख लेंगे। और आप सभी का जो प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका इंक्रीज हो गया है, 28 जून और 29 जून। 28 को आपको प्रधानाध्यापक और 29 को प्रधान शिक्षक की। अभी ये संभावित तिथि है, अभी ये डेट बढ़ सकता है। तो प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए अगर आप न्यू बैच में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, उसका PDF आपको मिल जाएगा और उसमें सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपको फिर से। तो इसमें जो पुराने शिक्षक हमारे यहाँ जो पहले से जुड़े हुए हैं तो इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। मात्र 101 अभी चार्ज है जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं पहले से हमारे यहाँ, और उनको 101 पे करके जुड़ना होगा। और जो लोग अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े थे तो उन भाई साहब के लिए मात्र 251 चार्ज लगेगा। ठीक है, ओनली 251, कोई बस एक ही बार आपको चार्ज पे करना होगा। कैसे करेंगे? तो ये नंबर आपको दिया गया है, यही नंबर आपका व्हाट्सएप है, देख लीजिए 7857824310, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग पेमेंट करके इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, है ना, ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ दें। और पीछे जितना क्लास हुआ है 35 टेस्ट अभी हुआ है ना, तो ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, PDF भी, वीडियो भी। इसके अलावे आपको यूनिट वाइज नोट्स भी मिल जाएगा, 1 से लेकर के 8 यूनिट तक, और शॉर्ट नोट्स जो है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।